तो भाई सोलो सिकोआ ने ब्लड लाइन को टेक ओवर कर दिया है। अब उनके कंट्रोल में पूरी ब्लड लाइन चलने वाली है। नहीं, उन्होंने रोमन रेंस को धोखा नहीं दिया है, तुम इसे धोखा नहीं कह सकते। रोमन रेंस ने खुद कहा था कि जो नेक्स्ट ट्राइबल चीफ है वो सोलो सिकोआ होंगे। और भाई जब एक राजा चला जाता है तो एक युवराज का ये फर्ज बनता है कि वो अपने साम्राज्य को संभाले। तो क्योंकि भाई फिलहाल के जो ट्राइबल चीफ है रोमन रेंस वो नहीं है, तो नेक्स्ट जो ट्राइबल चीफ होने वाला है उसका ये फर्ज बनता है कि वो जो है सारी चीजों को हैंडल करे और सब कुछ चलाए अच्छे से। लेकिन भाई सोलो सिकोआ ने सिर्फ एक गलती कर दी, उन्होंने वो किया जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जिमी ऊसो के ऊपर अटैक किया, जो कि भाई ट्राइबल चीफ को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि ट्राइबल चीफ कभी भी परिवार को तोड़ते नहीं थे, वो हमेशा सबको एक साथ रखना चाहते थे। ऊपर से भाई एक नया ब्लड लाइन मेंबर ज्वाइन हुआ, तामा तोंगा नाम का भाई, जो कि भाई हाकू के बेटे हैं, जो कि पहले WWE में हुआ करते थे आंद्रे द जायंट और हल्क होगन के टाइम पर। तो भाई इन सब के बारे में तो बात करेंगे ही कि सोलो सिकोआ ने ये सब क्यों किया, किस लिए किया और आगे जाकर क्या हो सकता है। उसके अलावा स्मैकडाउन पर क्या हुआ वो भी हम बात करने वाले हैं। स्मैकडाउन की शुरुआत होती है कोडी रोड से, यानी कि नेता रोड से, जो कि रोमन रेंस उसे कहते हैं कि वो एक नेता है। तो भाई वही अपनी नेतागिरी झाड़ने आ जाता है ये, और अपने झूठे वादे और जो भाषण है वो देने लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये बात कहता है वो ये कि, और ये भी कहता है कि जब द रॉक ने आकर मंडे नाइट रॉ के ऊपर मेरा प्रोमो कट करवा दिया तो उस वजह से मैं अपनी बातें जो है अच्छे से नहीं कह पाया, तो आज मैं कह देता हूँ। यहाँ पर वो एक अपने नए अपोनेंट के बारे में बताते हैं, जो उनका नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला है। उसको डिसाइड किया जाएगा एक टूर्नामेंट से, जिसमें 6 बंदे लड़ने वाले हैं, 2 अलग अलग मैचेस होंगे और उनमें से जो जीतेगा वो लड़ेंगे आपस में, और उसके बाद उनमें से जो जीतेगा उन्हें मिलेगा बैकलैश फ्रांस में एक चैंपियनशिप मैच। और कहते हैं कि स्मैकडाउन के लॉकर रूम को तैयार रहना चाहिए नेता रोड्स के लिए। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बात इसने की होगी जो कि कभी करता नहीं है, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद LA नाइट आते हैं शो के, क्योंकि टूर्नामेंट का पहला मैच होता है LA नाइट वर्सेस सैंतोस एस्कोबार एंड बॉबी लैशली के बीच। जो मैच है वो स्टार्टिंग में ही काफी अग्रेसिवली स्टार्ट होता है, तीनों बंदे आपस में लड़ने लगते हैं। सैंतोस भाई अपनी चालाकियां दिखाता है, रिंग से बाहर जाने की कोशिश करता है, LA नाइट मैच को जीतने की कोशिश करते हैं। बॉबी लैशली फिर सैंतोस को भी बचाने लगता है, लेकिन मैच के बीच में भाई यहाँ पर लॉस लुथारियोस आ जाते हैं, एंजल गार्जा और हुम्बर्टो कारिलो। तो यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट भी आ जाते हैं मैच के बीच। यहाँ पर कोलाइजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्टा लोपेज आती हैं स्ट्रीट प्रॉफिट को रोकने के लिए, लेकिन फिर बी फैब आकर जो है बिग बूट लगा देती है एलेक्टा लोपेज को। स्ट्रीट प्रॉफिट लगाते हैं सुसाइड डाइव लॉस लुथारियोस के ऊपर। रिंग के अंदर बॉबी लैशली वर्सेस सैंतोस एस्कोबार का मैच चलता है। बॉबी लैशली जो है एक फ्लैट लाइनर लगाने के बाद एक स्पीयर के लिए जाते हैं, लेकिन सैंतोस एस्कोबार कर देते हैं रिवर्सल और बॉबी लैशली को पॉड्स के अंदर भेज देते हैं, जिसका फायदा उठाकर LA नाइट पीछे से आते हैं और सैंतोस को लगा देते हैं कि BFT और पिन होता है 1 2 3। LA नाइट इस मैच को जीत जाते हैं और वो जो है आगे जा रहे हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीतने के लिए। अब उन्हें बस एक मैच और जीतना है अगर उन्हें बैकलैश फ्रांस में मैच चाहिए। इसके बाद द ब्लड लाइन एंटर होती है, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ और पॉल हेमन। लेकिन आते ही उनके होश उड़ जाते हैं जिमी और सोलो के, क्योंकि उन्हें दिखता है कि ब्लड लाइन के लॉकर रूम के आगे लिखा हुआ है अमेरिकन नाइटमेयर। केविन ओवंस आते हैं और वो लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं, और सोलो सिकोआ ये देखकर कहते हैं कि मैं इन सबको यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। लेकिन पॉल हेमन से समझाते हैं कि देखो देखो हर चीज के ना कुछ प्रभाव होते हैं, हार और जीत यहाँ पर मायने रखती है, और अगर हमें इस लॉकर रूम को वापस पाना है तो हमें वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप वापस लानी होगी ब्लड लाइन में। ट्राइबल चीफ के ऑर्डर्स के अनुसार हमें चलना होगा और अच्छे से हमें उनका वेट करना होगा। उसके बाद सोलो सिकोआ और ब्लड लाइन जो है वो एंटर करती है रिंग के अंदर। पॉल हेमन अपना प्रोमो कट शुरू करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि देखो रेसलमेनिया में जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी हम पूरी तरीके से लेते हैं, हम हार गए। वहां पर सेथ रॉलिंस आया, सेथ रॉलिंस ने वो किया जो वो कर सकता था, वो कोडी रोड्स की शील्ड बना जो कि उसने कहा था, और उसने रोमन रेंस के इमोशंस के साथ खेला, जिस वजह से रोमन रेंस ने अपने टाइटल को छोड़कर सेथ रॉलिंस से अपना बदला लेना ज्यादा मुनासिब समझा, और वो चेयर को जो कभी सेथ रॉलिंस के पास थी 10 साल पहले, आज रोमन रेंस के पास थी, और रोमन रेंस ने अपना बदला लिया, सेथ रॉलिंस को बजाया, जिस वजह से कोडी रोड्स वहां पर चैंपियन बने, ऐसा पॉल हेमन कहते हैं। तो पॉल हेमन खुद एडमिट करते हैं कि भाई रोमन रेंस के लिए जो है रिवेंज ज्यादा मायने रखता था एक टाइटल से। लेकिन ये सब बातें यहाँ पर कह रहे होते हैं, उसके बाद कुछ और कहने वाले होते हैं पॉल हेमन, लेकिन सोलो सिकोआ से रोक लेते हैं, डराने लगते हैं पॉल हेमन को। और भाई कभी ना बोलने वाले जो सोलो सिकोआ हैं वो कुछ कहते हैं कि तुम ही ने कहा था अभी अभी कि हर चीज के जो है प्रभाव होते हैं, जीत और हार मायने रखती है। तो पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ, तो इसीलिए बदलाव की जरूरत है। और इसके साथ भाई वो सोलो सिकोआ चल कर जाने लगते हैं जिमी ऊसो की तरफ, और जिमी ऊसो डर कर कहने लगते हैं मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो क्या मुझे मारोगे? मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन सोलो सिकोआ जो है वो
अपनी बाहें फैलाते हैं और सोलो सिकोआ जिमी ऊसो के गले मिलते हैं और कान में उसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भाई सोलो यहाँ पर रोमन रेंस की बिल्कुल एग्जैक्ट एक्टिंग कर रहा है। भाई ऐसा लग रहा है कि वो रोमन रेंस ही बनना चाहता है बिल्कुल। सोलो सिकोआ जैसे ही पलटते हैं और वो जाने लगते हैं, पीछे से जिमी ऊसो के ऊपर आकर कोई अटैक करता है, हुडी पहना हुआ एक बंदा, और हमें पता चलता है कि वो है तामा तोंगा, ब्लड लाइन के न्यू मेंबर हाकू के बेटे। और वो जो है जिमी ऊसो के ऊपर ब्रूटली अटैक करने लगते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैं तोड़ूंगा इसे, और बजाते हैं फिर एक समोन स्पाइक। और उसके बाद वही लगातार 1 2 3 4 500 समोन स्पाइक लगातार बजा देते हैं जिमी ऊसो के ऊपर। यहाँ पर ईट ईट के नारे लग रहे होते हैं, क्योंकि सबको चाहिए कि यहाँ पर जे ऊसो आकर बचाए जिमी ऊसो को। लेकिन जे ऊसो को क्या पता भाई यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर जो द ब्लड लाइन है वो जिमी ऊसो को धोने वाली है। अगर उसे पता होता तो बिल्कुल आता, अगर उसे ये पता होता कि ये सब हो चुका है आगे जाकर ज़रूर आएगा। और भाई ये सब होने के बाद पॉल हेमन तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में है कि ये सब हो क्या रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता है। सोलो सिकोआ जो है पॉल हेमन को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ द ब्लड लाइन का साइन करो। तो भाई मजबूरी में ही सही, लेकिन वो ब्लड लाइन का साइन करने लगते हैं। और जैसे ही वो रोमन रेंस को कॉल करने लगते हैं, सोलो सिकोआ मोबाइल छीनते हैं और मोबाइल को अपने पैरों से कुचल कर तोड़ देते हैं और कहते हैं कि कोई फ़ोन नहीं मिलाना अब। उसके बाद वो इशारा करते हैं तामा टोंगा को, और तामा टोंगा जो है रिंग से बाहर जाते हैं, एक चेयर लेकर आते हैं और उसके बाद जिमी ऊसो को जो है कॉर्नर में ले जाकर उस चेयर में फंसा देते हैं और कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। भाई सेम बिल्कुल रोमन रेंस वाली एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर सोलो सिकोआ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ रोमन रेंस से ही सीखा है। तो जो रोमन रेंस करते थे अब वो बस वही कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गलत कर। और जब सोलो सिकोआ जा रहे होते हैं वो रिकशी का मूव लगाने के लिए, तो पॉल हेमन चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि ये ट्राइबल चीफ के ऑर्डर्स नहीं हैं। और सोलो सिकोआ यहाँ पर पूरी तरीके से बैंड बजा देते हैं जिमी ऊसो की। उसके बाद पॉल हेमन को भी कहते हैं चलो हमारे साथ। तो भाई मजबूर में पॉल हेमन को उनके साथ जाना पड़ता है, लेकिन पॉल हेमन यहाँ पर पूरी तरीके से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि ये सब हो क्या रहा है। जिमी ऊसो यहाँ पर रिंग के अंदर धड़ाशायी पड़े होते हैं। तामा तोंगा और सोलो सिकोआ, एक नई ब्लड लाइन हमें नजर आती है, एक नया ट्राइबल चीफ और एक नया इम्पोल्सर या फिर राइट हैंड मैन। बैक स्टेज में केला ब्रैक्सटन जो है वो जिमी ऊसो की हालत पूछने के लिए पॉल हेमन से बात करती हैं, लेकिन पॉल हेमन इससे पहले कि कुछ कहते तभी वहाँ पर तामा तोंगा आते हैं और वो कहते हैं सब कुछ हुआ है ट्राइबल चीफ के ऑर्डर्स के अनुसार। और भाई पॉल हेमन के रिएक्शंस, तो भाई पॉल हेमन जिस तरीके से करते हैं वो अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। वहाँ पर सोलो सिकोआ आते हैं, अपना अंगूठा दिखाते हैं और एक शैतानी हंसी जो कि रोमन रेंस के ऊपर ही सूट करती है, भाई वो वैसी हंसी देकर यहाँ से चले जाते हैं। और पॉल हेमन कहते हैं आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो भाई पॉल हेमन को तो नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया, मुझे क्या लगता है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि सोलो सिकोआ ने आखिर ऐसा ये सब किया, क्योंकि भाई रोमन रेंस ने खुद ही कहा था कि तुम नेक्स्ट ट्राइबल चीफ हो और जब मैं नहीं होऊंगा तो तुम सब कुछ संभालोगे। तो बस सोलो सिकोआ वही कर रहे हैं, वो ट्राइबल चीफ के ऑर्डर्स का ही पालन कर रहे हैं। ट्राइबल चीफ नहीं है तो अब ये सोलो सिकोआ का फर्ज बनता है कि वो सारी चीज़ों को हैंडल करे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन भाई उन्होंने सिर्फ एक चीज़ गलत की और वो था कि जिमी ऊसो के ऊपर अटैक कर दिया। भाई जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करना, जे ऊसो के ऊपर अटैक करना, ये सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस का हक है और किसी का नहीं। और भाई हम सब जानते हैं कि जिमी ऊसो और जे ऊसो रोमन रेंस के कितने करीबी हैं, रोमन रेंस उनसे कितना प्यार करते हैं। रोमन रेंस कभी भी जो है खुद उनके ऊपर वार कर सकते हैं, कोई और बंदा आकर उन्हें पीटता है, कोई उन्हें मारता है, तो वो रोमन रेंस बिल्कुल नहीं देख सकते। और सोलो सिकोआ ने वही किया है। रोमन रेंस का जो नेचर था, जो ट्राइबल चीफ का जो ऑरा था, वो हमेशा ऐसा रहा कि वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपने परिवार को सिर्फ एक साथ रखने के लिए। वो जिमी और जे की बातें भी मान लेते थे, लेकिन जब चीज़ें हद से पार जाती थी तभी वो कुछ करते थे। लेकिन यहाँ पर भाई सोलो सिकोआ ने जिमी ऊसो को फालतू में मारा। जिमी ऊसो की गलती क्या थी, मुझे ये बताओ पहले। क्या जिमी ऊसो ने कुछ गलत किया था? क्या जिमी ऊसो की वजह से रोमन रेंस अपने मैच हारे? बिल्कुल भी नहीं। जिमी ऊसो तो पूरा साथ दे रहे थे हर एक चीज़ में। लेकिन भाई क्योंकि सोलो सिकोआ को जिमी ऊसो जैसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि बकवास करते घूमते फिरते रहते हैं ईट नो ईट के चक्कर में, तो इसीलिए जिमी ऊसो के ऊपर अटैक किया है सोलो सिकोआ ने, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए अपने राज में जिमी ऊसो जैसा उछलता कूदता बंदर जैसा एक इंसान, इसीलिए उन्होंने जिमी ऊसो के ऊपर अटैक किया। और भाई ये चीज़ जब रोमन रेंस आएंगे और देखेंगे तो उन्हें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रोमन रेंस को काफ़ी अच्छा लगता अगर सोलो सिकोआ जो है वो किसी और के ऊपर अटैक करते, तामा तोंगा और
जिमी ऊसो को एक साथ लेकर वो कोडी रोड्स को बजाते या फिर एले नाइट को, एजे स्टाइल्स को लॉकर रूम में तबाही मचाते, तो ऐसा कुछ लगता कि हाँ भाई इस बंदे ने सही किया। ट्राइबल चीफ आकर उसे अप्रिशिएट करते कि तूने बिल्कुल सही किया, तूने मेरा मान रखा। ट्राइबल चीफ आकर ऐसा कहते, लेकिन फिलहाल जो सोलो सिकोआ ने किया जिमी ऊसो के ऊपर अटैक, वो उससे तो भाई ट्राइबल चीफ जब ये चीज देखेंगे सुनेंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला, यानी कि रोमन रेंस को। और भाई पॉल हेमन ने कहा कि ये ट्राइबल चीफ के ऑर्डर्स नहीं है, तो क्या कहीं ये फाइनल बॉस के ऑर्डर्स तो नहीं थे, यानी कि सोलो सिकोआ को भाई फाइनल बॉस ने तो ये सब करने के लिए नहीं कहा है। तो भाई ये भी काफी हद तक पॉसिबल है, हो सकता है कि फाइनल बॉस के ऑर्डर्स आए हों कि अब तुझे सब कुछ कंट्रोल करना होगा। ट्राइबल चीफ का तेल लेने उसके वो कुछ काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, तुम हो असली ट्राइबल चीफ और अब समय आ गया कि राजगद्दी और सब कुछ जो है बदला जाए, साम्राज्य बदला जाए। तो हो सकता है भाई फाइनल बॉस ही जो है ये ऑर्डर्स देकर गया हो कि जब तक हम वापस आएँ तुम ये सब कुछ संभालो और ऐसी ऐसी चीज़ें करो, मैं तुम्हारे लिए नए बंदे भेजूंगा और तुम अपनी एक खुद की नई ब्लड लाइन बनाओ। तो फिलहाल के टाइम पर तो भाई रोमन रेंस जब रिटर्न करेंगे तो वो तभी होगा जब जे और जिमी ऊसो, क्योंकि भाई जे ऊसो के ऊपर भी अटैक करेंगे सोलो सिकोआ जाकर। और भाई जो एक बंदा और है जिसने साइन किया है WWE के साथ, वो है जेकब फाटू, और वो भी जो है सोलो सिकोआ को ज्वाइन कर लेंगे। और जब जे और जिमी को धो रहे होंगे बुरी तरीके से सोलो सिकोआ और टामा टोंगा और जेकब फाटू तीनों मिलकर, तब वहां पर रोमन रेंस अपनी ट्राइबल चीफ वाली एंट्रेंस करेंगे और बजाएंगे। सोलो सिकोआ को कहेंगे कि तू ये सब क्या कर रहा है, तू अपने भाइयों के ऊपर अटैक कर रहा है, तुझसे बड़े हैं ये लोग, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और यहाँ पर रोमन रेंस की ओरिजिनल ब्लड लाइन यानी कि ऊसोस पेनिडेटरी और रोमन रेंस एक साथ होंगे, रोमन रेंस जिमी ऊसो जे ऊसो। तो भाई इस तरीके से भाई रोमन रेंस का फेस टर्न ही हो सकता है अब, और उनका मैच होगा सोलो सिकोआ, जेकब फाटू और टामा टोंगा के बीच। और ट्रिपल एच ने जो कहा था कि रोमन रेंस के लिए एक बिल्कुल अलग पैथ होने वाला है अब से, उसकी एक डिफरेंट स्टोरी होने वाली है, तो वो शायद यही है कि अब रोमन रेंस की ब्लड लाइन सिविल वॉर चलने वाली है पूरी तरीके से। सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस की स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर लग रहा है कि सोलो सिकोआ असली विलन है, लेकिन आगे जाकर ज़रूर हमें पता चलेगा कि असली विलन तो द फाइनल बॉस ही था। फाइनल बॉस के ऑर्डर्स के कहने पर ये सब कुछ हुआ है। तो भाई काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ तक जितना मुझे लगा मैंने तुम्हें बता दिया इन सब के बारे में, ब्लड लाइन में आगे क्या हो सकता है। तो आई होप कि ऐसी चीज़ें हों। मैं चाहूँगा कि ये जो है फाइनल बॉस का ऑर्डर हो, क्योंकि फिर जो रोमन रेंस वर्सेस द फाइनल बॉस यानी कि द रॉक के बीच जो स्टोरी चलेगी वो काफ़ी बढ़िया होने वाली है। तो देखेंगे भाई आगे क्या होगा। इसके बाद भाई स्मैकडाउन पर आते हैं ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट कैमरसन ग्राइम्स। और भाई ब्रॉन ब्रेकर का मैच है भाई, तो क्या लगता है तुम्हें क्या ये हो सकता है? ये मैच थोड़ी देर तक चलता है, उसके बाद टाइम आ जाता है भाई स्पीयर का, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर लगाते हैं एक धुआंधार पूरी रफ्तार से एक बेहतरीन स्पीयर कैमरसन ग्राइम्स को और पिन करते हैं 1 2 3 और ब्रॉन ब्रेकर जो है मैच को जीत जाते हैं। तो भाई अगर ब्रॉन ब्रेकर ऐसे ही मैचेस को जीतते रहे स्मैकडाउन पर, तो वो दिन दूर नहीं है जब वो आस्का और गोल्डबर्ग दोनों की स्ट्रिक को ब्रेक कर देंगे। तो और भाई करनी भी चाहिए, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर में वो पोटेंशियल फिलहाल के टाइम पर दिखता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ यार। और भाई अगर ब्रॉन ब्रेकर की स्टोरी की मैं बात करूँ तो भाई मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जो बैरन कॉर्बिन है वो स्मैकडाउन के ऊपर वापस आ जाए, रिटर्न करे, और फिर हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस बैरन कॉर्बिन की जो स्टोरी है वो देखने को मिले। क्योंकि काफ़ी बार टीज तो किया गया है एनएक्सटी में कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस बैरन कॉर्बिन हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ वहां पर, और अब तो ब्रॉन ब्रेकर स्मैकडाउन पर ही आ चुके हैं पूरी तरीके से। तो आई थिंक ये बेस्ट चीज़ होगी कि बैरन कॉर्बिन स्मैकडाउन पर आ जाए ड्राफ्ट्स के दौरान, क्योंकि ड्राफ्ट से फिर वो ऑब्वियसली बात है कि भाई बैरन कॉर्बिन ने जो एनएक्सटी पर किया है रिसेंटली, उसके बाद तो ड्राफ्ट में उनकी जगह जरूर होगी स्मैकडाउन या रॉ के लिए। और भाई अगर जितने लोग भाई बैरन कॉर्बिन को नल्ला पाव समझते हैं, तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूँ। मुझे वो उसकी जो स्टोरी लाइन्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। जो वो सैड कॉर्बिन बना था, उसके बाद फिर जनरल मैनेजर भी था एक टाइम पर, और उस टाइम पर जो स्टोरी चली थी द शील्ड के साथ, उसकी भाई क्या ही राइवलरी थी वो। और जो द बिग डॉग की अगर मैं तुम्हें कोई बेस्ट स्टोरी लाइन अगर तुम्हें बताऊं ना, तो भाई वो सिर्फ बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट ही, क्योंकि बिग डॉग की भाई सिर्फ 2 ही स्टोरी मुझे काफ़ी बढ़िया लगती हैं, एक तो बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट और दूसरी जो है ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट। वो दोनों भाई उसके बेस्ट ओपोनेंट्स थे भाई उस टाइम पर। तो भाई बैरन कॉर्बिन को भले ही लोग कितना ही क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बस वो जो JBL के साथ उन्होंने कुछ किया था रिसेंटली, वो कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं था, क्योंकि वो एग्जीक्यूट उतना अच्छा नहीं हुआ, दिखने में काफ़ी अच्छा था। तो भाई आई होप कि बैरन कॉर्बिन भी अब रिटर्न कर ले स्मैकडाउन के ऊपर अपना मेन रोस्टर में। इसके बाद भाई शो के ऊपर आती है हमारी नई WWE अनडिस्प्यूटेड वुमेन्स चैंपियन। जी हाँ, वो अनडिस्प्यूटेड वुमेन्स चैंपियन बुलाती हैं अपने आप को बेली। और बेली को भाई जो पॉप मिलती है आज, उन्हें यू डिजर्व इट के नारे मिलते हैं, वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे देखकर। फाइनली उन्हें वो चीज़ मिल रही है जिसकी वो हकदार हैं। और बेली भी यही कहती हैं कि मैं यहाँ पर काफ़ी खुश हूँ,
और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि मैंने इयो स्काई को हराया, अपनी फ्रेंड को रेसलमेनिया, सबसे बड़ी रेसलमेनिया में मैं लड़ी, या फिर एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुम सब मेरे साथ, तुम सब ने जो है मेरा साथ दिया हमेशा। जब भी मैं नीचे गिरी तुम लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर हर जगह पर प्रेज किया और उस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और ये अनडिस्प्यूटेड वुमेन्स चैंपियनशिप मेरे पास है और मेरे पास सबसे बेस्ट लॉकर रूम है जो इस अनडिस्प्यूटेड वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफाइन करता है। तो ये सब मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। और अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि अब मैं एक चैंपियन हूं तो मैं ज़रूर किसी ऐसे इंसान से लड़ना चाहूँगी जिसे मैं बहुत पसंद करती हूं। और किसी को लगता है कि ये एक ओपन चैलेंज है तो टिफनी स्टैटन यहाँ पर आ जाती है और वह कहती है कि तुम एक ओपन चैलेंज कर रही हो तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ यहाँ पर। और फिर बेली समझाती है कि देखो मैं ओपन चैलेंज नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी कि मैं अपनी सबसे बेहतरीन दोस्त जो कि रॉयल रंबल में रिटर्न की उसके साथ एक मैच करना चाहती हूँ, रिंग शेयर करना चाहती हूँ, अनडिस्प्यूटेड वुमेन्स चैंपियनशिप को दांव पर लगाना चाहती हूँ नायोमी के अगेंस्ट। और टिफनी कहती हैं ये बकवास बात है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वहाँ पर नायोमी आ जाती हैं और नायोमी आकर जो है बेली से गले लगने लगती हैं, लेकिन टिफनी कहती है कि बंद करो अपनी बकवास, पहली बात मैंने तुम्हें हरा रखा है पहले ही, तो नायोमी तुम्हें ये मौका नहीं मिलना चाहिए। तो बेली कहती है कि ये सही तो कह रही है वैसे। तो नायोमी कहती है कि हाँ वो सब पहले की बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ तो ग्लो फैलाती हूँ। और बेली मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ फ़िलहाल के लिए, और उससे पहले मैं ट्रिफनी से एक मैच करना चाहूँगी अभी इसी वक्त। तो शो के ऊपर ये मैच होता है, लेकिन निक ऑल्डिस जो है इस मैच को बना देते हैं नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच। जो जीतेगा उसे मिलेगा अनडिस्प्यूटेड वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच बेली के अगेंस्ट। तो ये मैच स्टार्ट होता है, काफ़ी टाइम तक ये मैच चलता है। एंड में जब ट्रिफनी अपना फिनिशर लगाने जाती हैं तो टॉप रोप से नायोमी उसे कर देती हैं रिवर्सल, फिर लगाती हैं एक स्कॉटिश स्लैम लगाती हैं और पिन करती हैं 1 2 3। नायोमी इस मैच को जीत जाती हैं और नंबर 1 कंटेंडर बन जाती हैं, जिसे देखकर बेली काफ़ी खुश होती हैं। और ये मैच होगा भाई अगली स्मैकडाउन पर। इसके बाद भाई जो है हमारे नए स्मैकडाउन चैंपियंस 8 टाउन डाउन यानी कि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी की एक हाइप क्लिप दिखाई जाती है जिन्हें 8 टाउन डाउन अंडर कहा जा रहा है, जिसे देखकर भाई जो बाकी की टैग टीम्स है यानी कि न्यू कैच रिपब्लिक और स्ट्रीट प्रॉफिट निक ऑल्डिस की तरफ देखती हैं काफ़ी खतरनाक निगाहों से। और निक ऑल्डिस कहते हैं कि मैं कुछ करता हूँ, उनके लिए जो है एक ओपोनेंट ढूंढते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर जो है लोगन पॉल आते हैं और वो कहते हैं कि देखो रेसलमेनिया में जो भी कुछ हुआ वो सब पहले से तय था, ऐसा खुद ही कहते हैं वो। रैंडी ऑर्टन फैंस तुम अगर नाराज हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये लिखा गया था कि मैं जीतूंगा और मैं जीता हूँ और मैं ही तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन हूँ और मैं ही रहने वाला हूँ। तो और ये है एक नया लोगन पॉल इफेक्ट, ऐसा हैशटैग चलाने को कहते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर। इसके बाद भाई शो के ऊपर आती हैं चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन, क्योंकि उन्होंने निक ऑल्डिस से बात की है कि एडम पीएस तो हमें कुछ खास इज्जत देता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम बहुत अच्छे मैनेजर हो, तो क्यों ना तुम हमें एक टैग टीम मैच दो आज रात, क्योंकि हम दोनों एक साथ काम करना चाहते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर निक ऑल्डिस कहते हैं ठीक है जाओ जाकर मैच करो। अपनी एंट्रेंस करती हैं चेल्सी और पाइपर नेविन, तभी होता है अंधेरा। उसके बाद यहाँ पर फिर से वही होता है जो रॉ के ऊपर हुआ। जेड गार्गल यहाँ पर आ जाती हैं, उनके साथ आ जाती हैं बियांका ब्लेयर, यानी कि हमारी जो ब्लैक टीम है वो अभी भी है भाई। मुझे लगा था रेसलमेनिया में ये खत्म हो जाएगी, लेकिन उनका मैच होता है पाइपर नेविन और चेल्सी ग्रीन के बीच। मैच स्टार्ट होता है भाई बियांका ब्लेयर और पाइपर नेविन के अगेंस्ट, लेकिन पाइपर नेविन कहते हैं कि जेड गार्गिल को अंदर भेजो, मैं उससे लड़ना चाहती हूँ। इन दोनों का मैच होता है, काफी ठीक ठाक ही होता है भाई, देखने में अच्छा मजा आता है। लेकिन वो जो है चेल्सी को टैग दे देती है पिटने के मार खाने के बाद, लेकिन दूसरी तरफ से भी टैग हो जाता है और जेड गार्गिल रिंग के अंदर आ जाती है, जिससे ऑब्वियसली भाई चेल्सी ग्रीन डर जाती है और फिर उन्हें मिलता है एक फिनिशर आई ऑफ स्ट्रॉम और पिन होता है 1 2 3। जेड गार्गिल और बियांका ब्लेयर इस मैच को जीत जाती हैं और शायद मुझे लगता है कि आस्का और कायरी सेन के अगेंस्ट ये जाने वाली है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि भाई इस तरीके से इन्हें टैग टीम में दिखाना, तो इस बात से तो यही साबित होता है कि ये जो है वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बनने जा रही हैं, क्योंकि बाकी के लिए तो इनके पास कोई कोटा फिलहाल बचा नहीं है। रिया रिप्ली अलग चल रही है, अब बेली अलग चल रही है, इनके साथ अब इनके कोई मैटर नहीं है। तो भाई स्मैकडाउन के ऊपर एक और चीज अच्छी होती है कि केला जो है वो इंटरव्यू लेती है लेगार्डो फैंटाजमा का और सेंतोस से पूछते हैं कि आपने एक ड्रैगन ली के ऊपर अटैक किया था, क्यों किया था। तो सेंतोस और कहते हैं कि देखो मैं भगवान की कसम खा कर कहता हूँ कि मैंने ड्रैगन ली के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं किया, हम में से किसी ने नहीं किया, वो हम नहीं जानते क्या हो रहा है। तो इसीलिए भाई केला बैक्सटन जो है वो स्मैकडाउन पर रे मिस्टीरियो का भी इंटरव्यू लेती है और उनसे भी पूछते हैं कि सेंतोस ने तो यही कहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे। तो रे मिस्टीरियो कुछ कह रहे हैं, लेकिन कार्लिटो कहते हैं कि देखो सेंतोस की बातों पर भरोसा मत करो, वो ऐसे ही बकवास करता रहता है, कि वे ड्रैगन ली सिर्फ अपनी बात छुपाना चाहते हैं कि उनका सच सामने ना आ जाए। इसके ऊपर भाई फिर रे मिस्टीरियो कह देते हैं कि सेंतोस तो ऐसे ही बकवास करता रहेगा, लेकिन आज मेरे पास मौका है एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी पाने का और चैंपियन बनने का, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ फिलहाल। और भाई
ड्रैगन ली के ऊपर अटैक कार्लिटो ने ही किया था, मैं जानता हूँ, ठीक है। उसके एक्सप्रेशंस और उसकी हर एक चीज़ से पता चल रहा है, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो। इसके बाद एजे स्टाइल्स का भी एक क्लिप आती है जिसमें वो पूरी तरीके से अपनी तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि मैं जाऊँगा और चैम्पियन बनूँगा, और उसमें भले ही कोई भी हो, रे मिस्टीरियो, केविन ओवेंस, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये कोई पर्सनल बात नहीं है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और जो मैं आज रात करने वाला हूँ उसके बाद जो अगली स्मैकडाउन पर करूँगा सब कुछ होगा फिनोमिनल। इसके बाद केविन ओवेंस का इंटरव्यू भी ले रहे होते हैं यहाँ पर, लेकिन केविन ओवेंस माइक छीनते और वो खुद ही कहते हैं कि मैं खुद का इंटरव्यू खुद ही कर लूँगा। चलते चलते वो एक टाइटल भी अपने कंधे पर टांग लेते हैं और कहते हैं कि मैं लेकर जाता हूँ इसे, और कहते हैं कि वो रे मिस्टीरियो, केविन ओवेंस तुम्हारे पास भी बेटे हैं और मेरे पास भी, लेकिन रे मिस्टीरियो तुम्हारे और मेरे बेटे में पता है क्या फ़र्क है और समानताएँ क्या हैं, वो दोनों हमसे लंबे हैं, और दूसरी बात, लेकिन मेरा जो बेटा है वो उतना बदतमीज़ नहीं है जितना कि तुम्हारा। वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल जो है मैं इस मैच में उतरूंगा और इस मैच को जीतने वाला हूं। तो केविन ओवेंस अपनी पूरी एंट्रेंस करते हैं। एक ट्रिपल थ्रेट मैच यहां से स्टार्ट होता है, रे मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस केविन ओवेंस। मैच स्टार्ट होते ही भाई एजे स्टाइल्स जो है केविन ओवेंस और रे मिस्टीरियो दोनों के ऊपर वार करने लगते हैं बुरी तरीके से, लेकिन एजे स्टाइल्स को बाहर कर देते हैं रे मिस्टीरियो। केविन ओवेंस जो है रे मिस्टीरियो को बाहर फेंकते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स उसे कैच करते हैं और एप्रन पर लगा देते हैं एक ऊशी करोशी। इसके बाद केविन ओवेंस आते हैं, कैनन बॉल लगाते हैं बैरिकेड्स में एजे स्टाइल्स के ऊपर। रे मिस्टीरियो आते हैं, वो एक सेंटॉन लगा देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर। एड खत्म होती है, एड के बाद जो है मैच फिर से स्टार्ट होता है, मतलब हमारे लिए तो फिर से स्टार्ट होता है भाई। एड के बाद पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश करते हैं केविन ओवेंस, एजे स्टाइल्स बेली किक लगाते हैं रिवर्सल करके, और फिर जो है स्टाइल्स क्लैश के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो आते हैं, एक स्प्रिंग बोर्ड मूव लगाकर एजे स्टाइल्स को नीचे गिरा देते हैं। और भाई मैच के दौरान हमें एक ट्रिपल सुप्लेक्स भी देखने को मिलता है भाई, जो केविन ओवेंस एजे स्टाइल्स को पकड़ते हैं और एजे स्टाइल्स रे मिस्टीरियो को पकड़कर एक काफ़ी बढ़िया सा सुप्लेक्स हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 619 लगा देते हैं एजे स्टाइल्स को रे मिस्टीरियो, लेकिन एप्रन के ऊपर ही स्टनर लगा देते हैं केविन ओवेंस। उसके बाद सेंटॉन बॉम्ब के लिए जाते हैं, जिसे रिवर्सल कर देते हैं यहाँ पर अपने घुटने अड़ाकर एजे स्टाइल्स, और एजे स्टाइल्स जैसे ही रोप के ऊपर टॉप रोप पर चढ़ते हैं वहां पर आ जाते हैं रे मिस्टीरियो, और मैं जान चुका था अब क्या होने वाला है। एजे स्टाइल्स लेते हैं स्टाइल्स क्लैश की पोजीशन में रे मिस्टीरियो को, और फिर वही मोटे से पेट के ऊपर केविन ओवेंस के लगा देते हैं एक स्टाइल्स क्लैश रे मिस्टीरियो को पकड़कर। और फिर होता है भाई एजे स्टाइल्स का भाई खुद का रोल अप, जो कि वो स्टाइल्स क्लैश लगाने के बाद करते हैं। 1 2 3 होता है और मैच को जीत जाते हैं यहाँ पर एजे स्टाइल्स। और अगले हफ्ते होगा एजे स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट का मैच, जो जीतेगा उसे मिलेगा बैकलैश फ्रांस में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच अगेंस्ट कोडी रोड्स, नहीं भाई नेता रोड्स भाई, अब उसे मैं उसको नेता रोड्स ही कहूँगा। यहीं पर जो ये शो है वो ख़त्म हो जाता है। तो भाई एजे स्टाइल्स और LA नाइट की राइवलरी तो भाई अभी भी चली रही है इस तरीके से, काफ़ी अच्छा है भाई, क्योंकि भाई मुझे तो इनकी राइवलरी में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। अगले हफ्ते के लिए नायोमी वर्सेस बेली के मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है, और एक फैटल 4-वे मैच भी होगा नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच के लिए फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप, जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस न्यू कैच रिपब्लिक वर्सेस लेगाडो डेल फैंटाज्मा यानी कि लॉस लोथारियोस वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन के बीच होगा ये मैच। जो जीतेगा उसे मिलेगा स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका। और भाई ऑब्वियसली LA नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स जो जीतेगा कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाएगा। वहीं पर मुझे ऐसे क्यों फील आ रही है कि सोलो सिकोआ आकर इस मैच की बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि भाई अब सोलो सिकोआ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, और सोलो सिकोआ वही करने वाले हैं जो रोमन रेंस ने किया था। वो जो है फिलहाल ब्रेक एवरीवन एंड लीव वाला चीज़ कर रहे हैं, आएंगे सबको तोड़ेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भाई हमें जो है शो के ऊपर काफ़ी सारे ग्लिचेस देखने को मिले थे जो कि टीज कर रहे हैं। अंकल हाउडी यानी कि जो बू डैलस है वो भाई अपना अंकल हाउडी वाला कैरेक्टर लेकर आ रहे हैं वापस, और ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट के तौर पर ये जो स्टोरी लाइन है वो दी जाएगी। और शो के दौरान भाई जब कैमराज ऑफ हो जाते थे हमारे लिए, यानी कि शो में जब कमर्शियल आ जाता था, तो वहाँ पर जो है जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने तो विटनेस किया है अंकल हाउडी की अपीयरेंस को कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो रही थी, ग्लिचेस हो रहे थे काफ़ी सारे, और शो के दौरान भी भाई ग्लिचेस हमें देखने को मिले थे। और भाई काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक, तो सही है भाई। देखेंगे अंकल हाउडी कब रिटर्न करेंगे। और जो बू डैलस है भाई उन्होंने अपना जो पूरा जो लुक है वो ब्रे वाइट जैसा ही बना लिया है, वो देखकर भाई और भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब बू डैलस आएंगे अंकल हाउडी को प्ले करेंगे। तो भाई यही था आज का स्मैकडाउन और सोलो सिकोआ ने क्यों किया वो सब। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, बाय बाय।